तो देखिए, इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में हलचल है। एक तरफ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां मनीष खंडूरी ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस उन्हें एक उम्मीदवार के तौर पर आगे करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ये खबर कांग्रेस के सामने आती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप भी लगाती है कि बीजेपी से जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है और अब की बार कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में नजर आने वाली है। हमारे साथ खास मेहमान दिनेश सिंह गेट, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही ज्ञानेंद्र तिवारी, संवाददाता, देहरादून से जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, शुरुआत में आपसे करूंगी, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में हलचल बहुत तेज हो चुकी है। 3 दिनों से मनीष खंडूरी को लेकर चर्चाएं बहुत तेज है। अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है और कितना असर इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जब मनीष खंडूरी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं? देखिए, ये उत्तराखंड ही नहीं, देश के कई राज्यों में हमने देखा कि कई ऐसी पार्टियां विपक्ष में रहीं जिनके कई बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ के और भाजपा का दामन थामा है। ऐसे में ये कोई नई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय ऐसी उठापटक देखने को मिलती है, जिसका पल्ला भारी होता है वहां नेताओं का जमावड़ा खासतौर पे देखने को मिलता है। इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि किस तरीके से कई दिग्गज नेताओं ने, चाहे वो आरपीएन सिंह रहे हों या अन्य नेता हों, लगातार जो है भाजपा का दामन थामते हुए नजर आए। और ऐसे में भाजपा ने भी उनका सम्मान किया और राज्यसभा तक तमाम ऐसे उच्च पदों पे भेजने का काम किया। उत्तराखंड के अंदर भी अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव के बीच ऐसे वक्त पे, जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली और देहरादून में मंथनों का दौर जारी हो, बैठकें हो रही हो, और इस बीच वो व्यक्ति पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, जो 2019 में पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहा हो, और ऐसे में उसका पार्टी छोड़ना और कहीं ना कहीं भाजपा ज्वाइन करना इस बात की तरफ भी संकेत कर रहा है कि जिस तरीके से मनीष खंडूरी ये कह रहे थे कि वो लगातार 4-5 सालों से क्षेत्र में जनता के बीच जाके जनता की बातों को सुनने का काम कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पे पार्टी छोड़ना ये संदेश दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनका टिकट वहां से कांग्रेस से कट रहा था। यही वजह रही होगी कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे थे। अगर हम देखें तो मनीष खंडूरी के पिताजी 2 बार से उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री रहे हैं भाजपा की सरकार में, और उनकी बहन अभी विधानसभा की अध्यक्ष हैं और कोटद्वार से विधायक हैं भाजपा की सीट पे। ऐसे में मनीष खंडूरी लंबे समय से कांग्रेस के नेता रहे हैं, और एकाएक चुनाव के समय इस तरीके से बदलाव साफ तौर पे ये जाहिर करता है कि उनको टिकट नहीं मिला, टिकट कटा। यही वजह है कि वो भाजपा में आए। मनीष खंडूरी ही नहीं, इसके अलावा अगर हम देखें तो लक्ष्मी राणा ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, और भाजपा का कहना है कि इस तरीके की लंबी लिस्ट है उनके पास। तो ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर चुनाव के समय ये सब चीजें देखने को मिलती है। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ दिनेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश सिंह, जिस तरह से अभी राजनीतिक हलचल तमाम प्रदेशों में देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस के तमाम वो बड़े पिलर, बड़े वो चेहरे, जो ताकतवर नेता है, वो कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जब उत्तराखंड से ये खबर आती है, कांग्रेस के लिए भी ये चौंकाने वाली बात होती है, क्योंकि मनीष, जिस तरह से खंडूरी को देखा जा रहा था कि हो सकता है वो दावेदार भी हो सकते थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन उससे पहले ही वो कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं। क्या लगता है, कितना असर इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति पर देखने को मिलेगा, खासकर कांग्रेस के लिए कितना नुकसान? नमस्कार ऋतु जी। देखिए, इसको अगर एक शब्द में बोला गया है कि ऑल इज नॉट वेल, वो कहा जाएगा। दूसरा, देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की मतलब कि ऐन वक्त चुनाव से अगर पहले इस तरह का पलायन अगर देखने को मिलता है, दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं, तो इसमें आकलन करने की और गंभीर आकलन करने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ न कुछ गड़बड़ है, जिसके बारे में सीरियस थॉट देने की आवश्यकता है। 2022 में बागेश्वर जो है, वहां से विधानसभा से एक कैंडिडेट थे रंजीत दास जी। तो वो उसके बाद फिर मतलब जैसे कि बाई इलेक्शन जब हुए, तो बाई इलेक्शन के समय 2022 में, और एंड मतलब एक चुनाव से पहले जो है छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर गए। उसी प्रकार से अभी मतलब मेरे ख्याल से एक हफ्ता भी शायद पूरा नहीं हुआ से, और करीब 400-500 लोग जो है कांग्रेस के, जिसमें कि उनके किसान इकाई के लोग हो गए, वाल्मीकि समाज के लोग हो गए, मतलब वाल्मीकि समाज के शायद पदाधिकारी भी हैं, तो उन्होंने भी जो है कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन की है। और दूसरा, देखिए कि एक कोई साधारण कार्यकर्ता, ठीक है, किसी कारणवश मतलब छोड़ करके पार्टी छोड़ के अगर दूसरी पार्टी में चला जाए, वो एक सोचने की लंबी चौड़ी मतलब ठीक है, कहते हैं ठीक है, मतलब की पार्टियों में आना जाना लोगों का चलता रहता है, लेकिन अगर देखिए लोकसभा मतलब लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके परिवार से, और कोई जैसे कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनके परिवार से,
और इस तरह के जो लोग हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें सोचने के मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ 3-4 चीजें ऐसी हैं कि जो पिछला 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें देखिए भाजपा का वोट प्रतिशत ऋतुजा 61% बिल्कुल। और इनका मेरे ख्याल से 30% से कुछ ऊपर था। उसी प्रकार से विधानसभा का जैसे चुनाव रहा तो उस टाइम पे 44-45% के आसपास जो है भाजपा का रहा जी। और इनका वोट जो 36 या 37% रहा। तो उस प्रकार से वो जैसे कि दूसरा पूरा जो जैसे कि विधानसभा के अंदर अपोजिशन लीडर के मार्क के जैसे 19 का शायद है, जी। तो उतने ही मतलब सीट्स करीब करीब इनकी आ पाई, तो मतलब पूरे एक तरह से कि भाई डेड नाइल पे आकर के खड़े हो गए और भाजपा को मिले 47 सीट्स मिले 70 में से। जी। तो इस तरह के देखिए कि कहीं ना कहीं जैसे जनाधार बढ़ता हुआ भाजपा का नजर आ रहा है और जैसे कहीं ना कहीं और जो इनके जो मतलब कि मैं नॉर्मल जैसे आकलन करके आप अगर देखें उस तरीके से, तो देखिए जैसे अभी पहली लिस्ट जो है 39 कैंडिडेट्स की जो कांग्रेस ने जारी की, तो उसमें देखिए यूपी में से लोगों को उम्मीद थी कि जैसे कि मतलब कि मैसेज एक लाउड एंड क्लियर जैसे कि एक सीट का जो है बहुत तरीके से लोग आकलन करते हैं और पार्टी कार्यकर्ता तो आप जानते हैं कि ठीक है पूरे तरीके से उसका आकलन करते ही करते हैं। तो देखिए यूपी में अमेठी और रायबरेली 2 सीट्स ऐसी हैं जो परंपरागत गांधी परिवार के रही हैं और उस पे देखिए मुखिया कैप्टन ऑफ द शिप जो है वही अगर मतलब है कि अगर कहीं ना कहीं छिटकता हुआ और अगर उस तरीके जैसे कि ताल ठोकता हुआ नजर नहीं है मतलब मेन जगह पे मेन गढ़ में, तो कहीं ना कहीं फिर ये मैसेज ये जाता है भाई कहीं ना कहीं हमारे जो कैप्टन है वही पूरे तरीके से मतलब उस तरीके से आश्वस्त नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अमेठी जो सीट है उसपे देखिए मतलब स्मृति ईरानी बार बार कहते हैं कि भी एक बार आकर के हिम्मत होकर के दिखाए राहुल गांधी। तो मुझे ये लगता है कि जैसे अपने तरीके से उनको वायनाड, लेकिन उन्होंने वायनाड सीट चुनी क्योंकि उनके बिना तो देखिए पार्टी में पत्ता हिल नहीं सकता ऋतु जी। तो वायनाड सीट से जब उनको कैंडिडेट है उनका जब अनाउंस हुआ, जबकि उससे पहले इनके गठबंधन के जो सीपीआई वाले थे वो अपने दूसरे कैंडिडेट को वहां से अनाउंस कर चुके थे। तो उसका मैसेज ये गया कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी जो है गांधी मतलब गांधी परिवार के लिए वायनाड सीट है और दूसरी पे अमेठी या रायबरेली आते हैं। तो उससे मतलब एक तरह से जो जनता के बीच में मैसेज आता है उससे भाई हम लोग का सेकंड प्रायोरिटी है तो जनता भी सेकंड प्रायोरिटी भी रखेगी। उसी प्रकार के जो कार्यकर्ता है ऋतु जी, तो वो भी अपने तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो है निराश और हताश होते हैं। क्या लोगों को लगने लगा है कि हमारा जो भविष्य सुरक्षित है वो बीजेपी की तरफ से ही है, इसीलिए सब साथ छोड़ के बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उनको सीधे तौर पर भविष्य बीजेपी नजर आ रहा है? बिल्कुल उत्तर जी, देखिए अच्छा कि इसका मैं सटीक आपको चीजें बताता हूँ। जैसे कि 97 करोड़ जो है मतलब 97 करोड़ जो वोटर्स हैं उसमें से मान चलें कि करीब करीब 47 करोड़ जो है वो महिलाएं हैं और 22 करोड़ जो है युवा हैं। तो 22 करोड़ युवा में से आप मान के चलें कि मतलब पिछली बार का डेटा है 2019 के चुनाव में करीब करीब 41% जो युवा जो है उन्होंने भाजपा को वोट किया और जबकि मेरे ख्याल से 20% से थोड़ा ऊपर जो है शायद जो कांग्रेस है उसको वोट किया, जबकि उससे पहले प्रतिशत जो है उससे कहीं ज्यादा होता था। तो कहीं ना कहीं उसमें जैसे कहीं ना कहीं राहुल गांधी या अन्य जो इनके शीर्ष नेता हैं इनके बयान भी आते हैं, जैसे कि इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले जैसे कि अपने न्याय यात्रा के तहत जो है वाराणसी के पास से गुजरे उस वक्त मतलब युवाओं को नशेड़ी बोला था, कुछ बोला था। या जैसे कि इनके एक और सीनियर नेता है सुरजेवाला, उन्होंने बोला कि जो भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षस हैं। तो इस तरह की चीजें ठीक है, भाजपा को कोसिए या अन्य दलों को जो आपके कंपिटिटर्स उनके बारे में कुछ बोले अलग बात है, लेकिन अगर वर्ग विशेष को लेकर जैसे सनातन विरोधी बयान इनके कुछ हो गए, तो देखिए भाजपा का एक मतलब चीज है कि राम नाम और काम 3 चीज पे सटीक चीजें मतलब जो है उन्होंने विश्लेषण किया और उसको पूरे तरीके से करके और अपना कार्य किया और एक एक चीज जनता तक पहुंचाई। ये उसमें कांग्रेस जो है उसी पूरे विफल रही। तो विफल होने के कारण क्या है, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो निराश और हताश हुए। उनको लगा कि भाई उनकी सेंट्रल लीडरशिप जो है उस प्रकार से जनता के बीच में डिलीवर नहीं कर पा रहा और आगे भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उस प्रकार से जैसे पिछले 2 चुनाव है ऋतु जी, उसमें कांग्रेस जो है ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोले हैं कि बोले अंग्रेजों के टाइम से बोले सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी, काबिज होने वाली पार्टी यही रही। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव जो है उसमें 2014 को बोले और 2019 का बोले हैं, तो 50 या 50 से कम सीट्स पे सिमट के रह गई। तो ये अपने आप में आकलन का विषय है कि कहीं ना कहीं करके तो कार्यकर्ता अगर निराश अगर होंगे तो छोड़ के मतलब ये पूरे मतलब पैन इंडिया चल रहा है। अभी जैसे राजस्थान के अंदर जैसे कि आज ही की बात करें तो वहां पर कई एमएलए हैं उन्होंने छोड़ के जो है भाजपा का दामन कांग्रेस छोड़ के। तस्वीरें अलग अलग प्रदेशों से आ रही है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए बहुत डेंट का काम करने वाली है, क्योंकि इससे हौसला भी टूट रहा है तमाम कार्यकर्ताओं का। और जब एक तरफ उम्मीदवारों के ऐलान की बात होती है तो दूसरी तरफ कुनबा टूट रहा है, तो दोनों को किस तरह कांग्रेस संभालेगी ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज्ञानेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि अब उत्तराखंड की राजनीति में बदला बदला रुख नजर आ रहा है। एक तरफ तो बीजेपी का दामन तमाम लोग थाम ही रहे हैं, लेकिन इस बीच करण माहरा का बयान भी सामने आया। वो कांग्रेस का एक जो मुद्दा है, बार बार ये कहना कि बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न कहीं ना कहीं वो ज्यादा है और बीजेपी से लोग त्रस्त हो चुके हैं और अब की बार कांग्रेस आएगी।
बिल्कुल, अगर हम देखें इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो खास तौर पे अगर हम देखें उन मुद्दों को जहां लेके जाने का काम जनता के बीच में कांग्रेस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सभी राज्यों में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन्हें भी बिल्कुल। उठाने का काम किया जा रहा है। जो रणनीति है, चुनावी रणनीतियां हैं, ये तय की गई हैं कि जिन राज्यों में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाए। अगर हम देखें तो महंगाई, बेरोजगारी के अलावा जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, अगर प्रदेश की बात कर लें, अंकिता हत्याकांड का मामला है, इसके अलावा कई सारे ऐसे मामले हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर बैकडोर की भर्तियों के मामले हो और पेपर लीक के मामले हो, तमाम ऐसे मुद्दे पिछले दिनों कहीं ना कहीं राज्य के अंदर सुर्खियां बटोरने का काम किया था। ये ऐसे मुद्दे थे जिनको सरकारों को जवाब देने में कहीं ना कहीं काफी कठिनाइयां देखने को मिले, और ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष कहीं ना कहीं हथियार बनाने का काम इस लोकसभा के चुनाव में कर रहा है। जनता के बीच इसी मुद्दों को लेके जाने का काम करेगा। इस बीच अगर हम देखें तो जिस तरीके से उठापटक जो हो रही है चुनाव को लेके, और ये भाजपा जानती है भली भांति कि यही एक मौका है कि कांग्रेस को कमजोर किया जाए और कांग्रेस के उन नेताओं का जिनका कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर सम्मान नहीं है, पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं उनको ये तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है। अगर हम देखें तो कल भी जिस तरीके से भाजपा के दिग्गज नेताओं की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस के कई अन्य नेताओं को भी वो पार्टी की सदस्यता दिलाने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए आने वाले समय में ये हो सकता है कि कुछ अच्छे चेहरे और भी शामिल हो जाएं भाजपा में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस वक्त अपनी दल बदल की राजनीति देखने को मिलेगी, लेकिन इस बीच कांग्रेस किस तरह से अपनी पार्टी को संभालेगी और अपने कार्यकर्ताओं की मॉरल बूस्टअप किस तरह करेगी, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र और दिनेश जी, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने